Hello everyone. Today we discuss about the physiology of sleep. So first we understand what is the sleep and what is the definition of sleep. Sleep is the natural periodic state of rest for mind and body with closed eyes characterized by a partial or complete loss of consciousness. मीन्स स्लीप जो है एक नेचुरल पीरियोडिक स्टेट है हमारी बॉडी की जिसमें हमारा माइंड और बॉडी रेस्ट वाली कंडीशन में रहता है विथ क्लोज्ड आइज। इस कंडीशन में पेशेंट पार्सली या कंप्लीटली जो है उसका कॉन्शियसनेस खो देता है। तो पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। देन डिक्रीज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। किसी भी तरीके का स्टिमुलस अगर आप सोए हुए पर्सन में देते हो तो वो उसके लिए उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जितना कि वो अवेक कंडीशन में करेगा। ठीक है, तो जो भी स्टिमुलस रहता है वो ड्यूरिंग स्लीप डिक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड कोमा? तो कोमा वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में है और किसी भी तरीके से अराउज नहीं होता है। अब कोमा के पर्सन को अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हो तो वो किसी तरीके से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट अगर आप सो रहे हो और स्टिमुलस दे रहे हो तो पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा, बट उतना एक्टिवली नहीं करेगा जितना कि वो अवेक कंडीशन में रहता है करता है। ओके, नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप। तो हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है कितनी रिक्वायरमेंट है स्लीप की वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है, जो अभी अभी जन्मा बच्चा है, वो बहुत सोता है, लगभग 18 से 20 घंटे की नींद उसके लिए जरूरी। नींद क्यों जरूरी है? उसके प्रॉपर ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, बाकी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, सारी सारी चीजें जो है एक सिस्टमिक वे में डेवलप हो, इसलिए बच्चा जो है लंबे टाइम तक सोता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी है? 18 to 20 आवर्स। वहीं ग्रोइंग चिल्ड्रन में है 12 to 14 ईयर्स, सॉरी 14 आवर्स। एडल्ट्स में देखने को मिलता है आपको 7 to 9 आवर्स। वहीं अगर बुजुर्गों में देखोगे तो 5 से 7 घंटे की नींद भी उनके लिए सफिशिएंट होती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपकी नींद की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाएगी। देन जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में किस तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं? जैसे प्लाज्मा वॉल्यूम की बात करें तो वो लगभग 10% तक कम हो जाता है। ठीक है, वहीं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बात करें तो हार्ट रेट भी कम हो जाती है, बीपी लो हो जाता है। इवन 4 आवर ऑफ स्लीप, जब चौथे घंटे में जो स्लीप होती है, सोने के चौथे घंटे पे, वो उस टाइम पे हमारा बीपी बहुत लो होता है। बट किस कंडीशन में बढ़ सकता है सोते टाइम? जब आप किसी तरीके का ड्रीम देख रहे हो, जिससे कि कोई डरावना ड्रीम्स देख लिया, कोई हैप्पी ड्रीम देख लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका बीपी रेस हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि कोई डरावना सपना है तो आप एकदम से डर जाते हो, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, उस टाइम पे बीपी भी बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन है। रेस्पिरेटरी रेट भी ड्यूरिंग स्लीप कम हो जाएगी। जीआईटी फंक्शंस में याद रखना है कि सलाइवेशन का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर सलाइवेशन नहीं होता है, कम होता है, बट जो जीआई सिक्रीशन है वो या तो नॉर्मल रहेंगे या स्लीप के दौरान थोड़े बढ़ जाते हैं ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो। तो वहीं कभी सुना होगा कि रात भर हम तो सो नहीं पाए, दूसरे दिन पेट खराब हो गया। तो यही रीजन है कि जब आप सोते हो तो आपका गैस्ट्रिक जूसेस जो है प्रॉपर क्वांटिटी में निकलते हैं और आपके भोजन को अच्छे से पचा पाते हैं। बट वही नींद अगर गड़बड़ हुई तो आपका पेट दूसरे दिन खराब हो जाता है। देन आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब जितना दिन में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन देती है उतना रात में नहीं होती। रात में मुश्किल से 1 या 2 बार कोई भी वॉशरूम के लिए उठता होगा, और कुछ लोग तो ऐसा होता है कि रात को सोते हैं, सुबह डायरेक्ट उठते हैं। ठीक है, तो यूरिन जो है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की वो बढ़ जाएगी। स्वेटिंग ड्यूरिंग स्लीप, पर्सपायरेशन बढ़ जाता है। लेक्राइमेशन डिक्रीज होगा। मसल टोन, टोन रहती है सारी मसल्स, मसल्स की टोनिसिटी में कोई फर्क नहीं आता एक्सेप्ट ओकुलर मसल। ठीक है, ओकुलर मसल्स जो होती है हमारी आंखों की जो मसल्स है वो थोड़ी सी उनकी टोनिसिटी कम हो जाती है। रिफ्लेक्सेस देखेंगे तो जब पर्सन सो रहा होता है, कोई भी इंसान सो रहा होता है, तो उसमें बेबिन्स की साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है जब वो डीप स्लीप में रहेगा। ठीक है, देन ब्रेन की एक्टिविटी देखें तो ड्यूरिंग स्लीप ब्रेन एक्टिव रहता है, ब्रेन नहीं सोता है हमारा। ठीक है, अगर हम कहें कि सारी चीजें सो जाती है, हाँ बाकी ऑर्गन सारे फंक्शंस तब थोड़े से डिक्रीज हो जाएंगे, बट ब्रेन एक्टिव कंडीशन में रहता है। और जो अलग अलग स्टेज ऑफ स्लीप हम पढ़ेंगे अभी, उसके अकॉर्डिंग ही ब्रेन की एक्टिविटी हम देखते हैं कि हर स्टेज में जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो अल्टर करती है, और उसी हिसाब से जो है हमारा ईईजी ग्राफ बनता है। ईजी मतलब इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ठीक है, देन आते हैं टाइप्स ऑफ स्लीप। 2 टाइप की स्लीप होती है, रेपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रेपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, तो जो रेपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है वो हमारे जो साइकिल होती है, स्लीप साइकिल, उसका लगभग 25% जो है कवर करती है, 20 to 25%। वहीं जो लार्ज पार्ट है हमारी स्लीप साइकिल का वो कवर करती है हमारी नॉन रेपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो कि लगभग 70 to 80% जो है स्लीप साइकिल का होती है। रेपिड आई मूवमेंट से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है आपकी आईज मूव करेंगी। ठीक है, मसल्स जो है एक्टिव रहती है, मसल्स में आपको
मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट जस्ट उसका अपोजिट होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट में, यहाँ पर किसी भी तरीके का आई मूवमेंट नहीं देखने को मिलता, कोई मस्कुलर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आरईएम स्लीप में क्या होगा, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। ठीक है, विविड ड्रीम्स आएंगे तो क्या होगा, ये आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट इसमें किसी तरीके के ड्रीम्स नहीं आते हैं। और अगर मान लो ड्रीम्स आते भी हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट में, तो वो आपको सुबह तक याद नहीं रहते हैं। तो इस टाइप के जो ड्रीम रहेंगे इसमें आपके जो बॉडी के फंक्शन है वो डिक्रीज ही रहेंगे, हार्ट रेट या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह एलिवेट नहीं होंगे। देन सिंपैथेटिक एक्टिविटी और बीएमआर भी इंक्रीज देखने को मिलता है आपको रैपिड आई मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि सारे फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई सा डरावना सपना देखा तो आप तुरंत फियर फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और सारी जो चीजें हैं जैसे हार्ट रेट हार्ट बीट वगैरह सब बढ़ने लगती है, बीएमआर भी बढ़ जाता है। ठीक है? और ऐसा नॉन रैपिड आई मूवमेंट में कुछ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, डिक्रीज रहते हैं सारे। नाउ स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो अभी हमने देखे थे अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्लीप होती है। तो पहले तो देखो अलर्ट अवेक फुल कंडीशन, जो आप नॉर्मल एक्टिव कंडीशन में रह रहे हो, जागे हुए सारे काम कर रहे हो, तब जो वेव चलती है वो है बीटा वेव देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं अगर आप थोड़ा सा रेस्ट वाली कंडीशन में चले गए, आंखें बंद करके बस लेटे हैं, तो इसको बोलते हैं क्वाइट वेकफुलनेस, मतलब पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा आप रेस्ट वाली कंडीशन में। तो इस टाइम पे जो वेव देखने को मिलेगी वो है अल्फा वेव। देन आते हैं आपके नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज में जो है जस्ट आपको ड्राउजीनेस फील होता है, अभी नींद नहीं आई है, ड्राउजी सा फील हो रहा है, इस टाइम पे थीटा वेव बनना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड वेव में क्या होता है कि इसमें जो थीटा वेव स्टार्ट हुई थी वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाती है और ज्यादा बनती है। वहीं आपको सेकंड स्टेज में के कॉम्प्लेक्स प्लस स्लीप स्पिंडल्स देखने को मिलते हैं। के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल में क्या डिफरेंस है? जो के कॉम्प्लेक्स होता है वो हाई वोल्टेज वेव्स होती हैं, और स्लीप स्पिंडल्स जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है। ठीक है, ये दोनों साथ में चलती हैं। जैसे नीचे ग्राफ में अपन देख सकते हैं कि के कॉम्प्लेक्स, देन उसके जस्ट बाद ही स्लीप स्पिंडल से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये बीच बीच में आपको सेकंड वेव सेकंड स्टेज में देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेज में पेशेंट को अभी हल्की सी स्लीप आ चुकी है, मतलब सो चुका है पेशेंट, बट डीप स्लीप में नहीं गया है। थर्ड और फोर्थ में क्या है, थर्ड इज मीडियम स्लीप और फोर्थ इज अ डीप स्लीप। ठीक है, इस टाइम पे आपको डेल्टा वेव देखने को मिलेगी। देन आता है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ स्लीप होती है, इसे हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं, इसे हम डिसिंक्रोनाइज्ड स्लीप भी कहते हैं। पैराडॉक्सिकल क्यों? क्योंकि पेशेंट सो रहा है बट उसका ब्रेन अभी भी एक्टिव है। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स कर रहे हैं, एक दूसरे को एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। देन आता है डिसिंक्रोनाइज्ड स्लीप। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कम हो रही, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही। ठीक है, तो नॉर्मल ईईजी ग्राफ जब आप देखते हो तो कोर्टिकल एक्टिविटी के साथ जो प्रपोर्शन है वो किस तरीके से रहता है कि कोर्टिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी वेव्स में आपको। जब आप ईईजी ग्राफ देखोगे तो उसमें अगर कोर्टिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो फ्रीक्वेंसी, जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। उसका जस्ट अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटेंसिटी। जब ये दोनों ज्यादा होता है, सिंक्रोनाइजेशन और इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और उस टाइम पे आपके ब्रेन की एक्टिविटी या कोर्टिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि जो बीटा वेव है आपको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में भी बनती है। ठीक है, और हमने ऊपर पढ़ा था अलर्ट वेकफुलनेस वाली स्टेज में भी क्या, कौन सी वेव देखने को मिल रही, बीटा वेव। तो दोनों कंडीशन में जब बीटा वेव बन रही है तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये अलर्ट कंडीशन की है या आरईएम स्लीप की है। ठीक है, तो बीटा वेव को रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है ईईजी ग्राफ में। देन एक और स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि एआईपीजीडी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नीट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, कि आपको आरईएम स्टेज में पीजीओ स्पाइक्स भी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल देख सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है। तो जो रैपिड आई मूवमेंट है वो 20 to 25% कवर करता है। बाकी जो हमने नॉन रैपिड आई मूवमेंट पढ़ा है उसकी 4 स्टेजेस पढ़ी, उसमें देखो फर्स्ट सिर्फ 5% कवर कर रहा है, सबसे लॉन्ग जो ड्यूरेशन कवर कर रहा है 45%, वो है आपका सेकंड स्टेज। थर्ड एंड फोर्थ मिक्स मिला के बोलते हैं 30% जो है स्लीप साइकिल का होता है। नॉर्मल स्लीप साइकिल 90 से 110 मिनट की होती है। ठीक है, अब अलग अलग थेवरीज आई है स्लीप को लेके। तो जो पहले अर्ली थेवरीज थी उनका ये मानना था कि जो आपका रेटिकुलर सिस्टम होता है वो जब थक जाता है तो नींद आने लगती है। ठीक है, तो फटीग ऑफ रेटिकुलर सिस्टम कॉजेस स्लीप। बट रिसेंट थेवरीज क्या कहती है कि ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सर्टन सेंटर्स दैट इनहिबिट अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन थ्रू न्यूरो हार्मोनल सब्सटेंस कॉज स्लीप, कि कुछ ब्रेन के जो सेंटर्स हैं वो कब वो स्टिमुलेट होते हैं और आपके ब्रेन के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं थ्रू न्यूरो हार्मोनल सब्सटेंस। ठीक है, जो न्यूरो हार्मोनल सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, आपके ब्रेन के पार्ट्स को इनहिबिट करते हैं और फर्दर वर्क करने के लिए
और स्लीप को कोज करते हैं, स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। अब कौन से ऐसे सेंटर्स हैं और कौन से न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि स्लीप प्रोड्यूस करते हैं या स्लीप को इनहिबिट करते हैं? तो आपने देखा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये होता है स्लीप अवेक सेंटर भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं इसके, रेफे न्यूक्लियस, लोकस सिरुलियस एंड एडजेसेंट एरियाज, जो उसके आसपास का एरिया है। तो जो रेफे न्यूक्लियस है वो सिक्रीट करता है आपका सेरोटोनिन, लोकस सिरुलियस नॉर इपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है, देन एडजेसेंट एरिया जो है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। और हाइपोथैलेमस का भी मेजर रोल होता है हमारे स्लीप साइकिल में। तो 2 पार्ट्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पार्ट है वो गाबा सिक्रीट करता है और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो हिस्टामिन रिलीज करता है। अब देखते हैं ये सारे जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से काम करते हैं और स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं या इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक साइकिल दिख रही होगी आपको, तो एक साइड लिखा है एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक साइड लिखा है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ध्यान से देखने की बात है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस के नीचे अपन ने लिखा है स्लीप प्रमोटिंग एरियाज, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे जो एरिया प्रेजेंट है वो स्लीप को प्रमोट करते हैं। वहीं अगर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को देखते हैं तो ये वेक प्रमोटिंग एरियाज है, मतलब ये नींद भगाने वाले हैं, आपको एक्टिव कंडीशन में लाने वाले हैं। तो मान लो अभी आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट है, ये रिलीज कर रहा है हिस्टामिन्स वगैरह, जो कि आगे के जो न्यूक्लियस है हमारे सेंटर से उनको एक्टिवेट कर रहा है, जैसे लोकस यूरिलियस और रेफेन्यूक्लियस। तो लोकस यूरिलियस क्या सिक्रेट करेगा, कौन सा न्यूरो हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन, और रेफेन्यूक्लियस सेरोटोनिन। ये दोनों एक सिक्रीट होके किसको स्टिमुलेट करते हैं, थैलेमस को। थैलेमस आगे से जो हायर सेंटर पर स्टिमुलस भेजता है, कहाँ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और ये क्या मैसेज भेजा गया है कि अभी आपको एक्टिव कंडीशन में रहना है, जागे हुए रहना है, सोना नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वेक प्रमोटिंग एरियाज, कि आपने को एक्टिव कंडीशन में रखेगा, नींद नहीं आती। बट जब लंबे टाइम तक आप ऐसे एक्टिव कंडीशन में बने रहोगे तो ब्रेन से जो मेटाबोलाइट्स है ब्रेन के वो इंक्रीज होने लगती है। ये मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, एडिनोसाइन को इंक्रीज करते हैं हमारे फोर ब्रेन में। और ये जो एडेनोसाइन है ये हमारे एंटीरियर हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि अब आप रिलीज करो क्या, स्लीप प्रमोटिंग एरियाज को, ठीक है। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है, गाबा रिलीज करता है, स्लीप प्रमोटिंग एरियाज को एक्टिव करता है और आपको नींद वाली जो है कंडीशन में लेके जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इससे क्या होगा, नींद आने लगेगी। अब आता है कि अगर नींद, ये जो हमने स्लीप साइकिल पढ़ी है, सारी स्टेजेस पढ़ी है, इनमें किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आता है तो क्या हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, पहला इंसोम्निया, आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स नींद ना आना, इनएबिलिटी टू स्लीप और एबनॉर्मल वेकफुलनेस, ठीक है। अब ये किन कंडीशंस में देखने को मिल सकता है, जैसे सिस्टमिक इलनेस, किसी तरीके की साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, ड्रग एडिक्शन हो या अल्कोहल एडिक्शन हो, ऐसी कंडीशन में देखने को मिल सकता है। सेकंड इज हाइपरसोम्निया, नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मीन्स ज्यादा। तो ये ऐसा पेशेंट क्या करेगा, नॉर्मल से ज्यादा सोएगा, एक्सेस ऑफ स्लीप देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन कब देखने को मिलती है, जब आपके थर्ड वेंट्रिकल में किसी तरीके का लीजन हो गया हो, ब्रेन ट्यूमर हुआ हो, एंसेफेलाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो या फिर किसी तरीके के एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हो। थर्ड इज नार्कोलेप्सी एंड कैटाप्लेक्सी। नार्कोलेप्सी क्या है, सडन अटैक ऑफ अनकंट्रोलेबल स्लीप, मतलब इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में होता है उसको नींद आ जाती है, खाते खाते सो जाता है, बात करते करते सो जाता है, कहीं किसी फंक्शन में बैठा है सो जाता है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके का उसका कंट्रोल नहीं है अपनी स्लीप पे, उसको बोलते हैं हम नार्कोलेप्सी। और कैटाप्लेक्सी क्या है, सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस। ये दोनों कंडीशन कब देखने को मिलेगी, जब आपके हाइपोथैलेमिक जो सेंटर्स है उनमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, या हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स के कारण आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी। देन स्लीप एपनिया, जब भी सोता है सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप कब देखने को मिलेगा, पर्सन ज्यादा ही ओपेस है, मोटा है ना, तो ओबेसिटी में देखने को मिलेगा, मिक्सोइडिमा की कंडीशन में, और साथ ही लीजन इन ब्रेन स्टेम, क्योंकि यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर यहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई है तो ऑब्वियसली बात है वो हमारी जो है स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। देन है नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स सुना होगा, डरावने सपने, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो क्या है, डरावने सपने, जिसमें क्या है, कैसी कंडीशन होती है, एक्सट्रीम अनइजीनेस और डिस्कम्फर्ट फील करता है ड्यू टू फ्राइटफुल ड्रीम्स, ठीक है। इस तरीके के ड्रीम्स हमने अभी पढ़ा पीछे कि REM स्लीप में देखने को मिलेंगे। अब नाइट टेरर्स क्या है, नाइट टेरर और नाइट मेयर्स लगभग सेम है, दोनों ही डरावने टाइप के सपने होते हैं। बट जो नाइट टेरर है वो आपको बच्चों में देखने को मिलेगा। बच्चा कैसे कंडीशन में, एकदम डर के चिल्ला के उठेगा और सेमी अनकॉन्शियस स्टेज में रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाइट टेरर हमेशा आपको नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पीछे डिफरेंस जब पढ़ रहे थे कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या होता है, वैसे तो ड्रीम नहीं आते और ड्रीम्स आते भी हैं तो पर्सन को याद नहीं रहते हैं, ठीक है।
तो किस टाइप के ड्रीम्स आ सकते हैं? नाइट टेरर जो है वो आपको नॉन रेपिड आई मूवमेंट में देखने को मिलेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सोमनाम्बुलिज्म क्या है? नॉर्मल जो हम बोलते हैं नींद में चलने की बीमारी, तो नींद में चलने की बीमारी को हम बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। ये भी आपको नॉन रेपिड आई मूवमेंट स्लीप में देखने को मिलती है। देन नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, ये बेड वेटिंग सुना होगा, बच्चे जो है बिस्तर गिला कर देते हैं। तो अंडर 5 ईयर बच्चा जो है वो अगर बेड वेटिंग करता है तो उसे हम फिजियोलॉजिकली नॉर्मल मानते हैं, बट उससे बड़ा बच्चा भी अगर बेड वेटिंग कर रहा है तो वो एबनॉर्मल हो सकता है। ठीक है। देन आता है मूवमेंट डिसऑर्डर। नॉर्मल जैसे शुरुआती जब आप सोते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कई बार आपके जो है एकदम जर्क से फील होते हैं, तो वो जो जर्क है उनको बोलते हैं हम हिप्निक जर्क। ये हिप्निक जर्क कॉमन होते हैं, लगभग सब में ही देखने को मिलते हैं। बट अगर यही मूवमेंट्स जैसे टीथ ग्राइंडिंग हो गया, लेग या आर्म्स का मूवमेंट हो गया ना, हेड का मूवमेंट हो गया, ये कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है आपको नींद के टाइम पे, तो ये है एबनॉर्मल। इसको बोलेंगे मूवमेंट डिसऑर्डर ड्यूरिंग अ स्लीप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, स्लीप, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड उसके कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी। थैंक यू एवरीवन।